हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 10th चैप्टर 1 का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको इससे पहले का लेक्चर देखना है तो आप इसी चैनल पे इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के हमारे पास काफी सारे प्रकार हैं, जिसमें हम बहुत अलग अलग तरह से जानेंगे कि किस हमारे पास कंडीशन में किस तरह के उत्पाद जो है वो तैयार होते हैं और क्या क्या हमारे पास कंडीशन यहाँ पर लग सकती है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ दिया है, इसे पढ़ लेते हैं। पहले कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। इसका मतलब क्या है कि कभी ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन जो है, मान लो वो यहाँ पे ऑक्सीजन में बदल जाएगा, नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। जो जो होता है एलिमेंट, वो तत्व यानी वो बाद में भी दूसरी जगह जाकर भी वैसा ही रहता है। न तो किसी परमाणु न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर के मिश्रण से कोई अंदर आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने या जुड़ने से नए परमाणुओं का या नए पदार्थों का निर्माण होता है। मतलब कोई भी आपके पास अगर तत्व है या कोई भी हमारे पास कोई कंपाउंड है, तो उसके टूटने से हमारे पास नए जो है वो उत्पाद बन सकते हैं या उसके जुड़ने से हमारे पास नए उत्पाद बन सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर से अनोखा ही आ जाएगा और वहां पर जुड़ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा हमारे पास ऊष्मा निकल जाती है अभिक्रियाओं में, पर कोई नई चीज नहीं आती जब तक कि हमने वो अभिक्रिया के अंदर नहीं डाली हो, तब तक ऐसा नहीं होता है। तो इसके बाद ही हमें क्या बोला गया है कि परमाणुओं के विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में हम थर्ड और फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे वैसे, पर अभी हमें इसमें क्या दे रखा है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एक अभिक्रिया दी गई है, जो कि है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, यानी एक अभिक्रिया का प्रकार है। इसके लिए हमारे पास एक क्रियाकलाप यहाँ पर दिया गया है। इसमें हमें क्या कहा गया है कि आपने कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, जिसे कि हम आम भाषा में क्या कहते हैं? चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चूना भी इसी को ही कहा जाता है। जैसे आपको यहाँ पर लिखा भी है, बुझा हुआ चूना बेसिकली इसे बोला जाता है, जो कि हम घरों में इस्तेमाल भी करते हैं। अब आपने इस बीकर के अंदर चूना डालना है, साथ में इसमें पानी भी मिलाना है और उसके बाद आपने इसको स्पर्श करके देखना है। तो आप क्या देखेंगे कि आपको ये जो बीकर है ये बाहर से गर्म लगेगा। अगर आपने कभी घरों में देखा है चूने को घोलते हुए, तो आपको पता होगा कि चूने को पानी में मिलाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमेशा ऊष्मा जो है वो हमारे पास बाहर निकलती है। ठीक है। और इस अभिक्रिया को हम लिखेंगे किस प्रकार से? हमें इसमें क्या कहा गया है कि जब आप कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना भुजे हुए चूने को जल में मिलाते हैं, तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना जो है वो बनता है। साथ ही साथ जो है वो ऊष्मा का भी निष्कासन होता है, जो मैंने अभी बताया कि छूने पर वो गर्म लगता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है और बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है वो निर्माण करता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा का भी उत्पादन करता है। अब हम क्या देखते हैं कि ऐसी अभिक्रिया में हमारे पास जो है वो बेसिकली एक कैल्शियम ऑक्साइड और जल जो है वो मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, जिसकी वजह से जिससे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कोई दो चीजें जो है वो जब मिलकर, या दो अभिकारक जो है या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मिलकर जब एक अकेले उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया है। अब इसी के साथ हमें यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ और दिया गया है, जिसमें हमें क्या कहा है कि ये जो हमारे पास ऊपर बुझा हुआ चूना बना है, इसे जब हम दीवारों पे सफेदी के लिए लगाते हैं, तो कुछ दिनों के बाद धीमी गति से जो है ये वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली सी परत दीवार पे बना देता है।
और सफेदी करने के 2-3 दिन बाद जो है वो ये बन जाती है और इसकी वजह से ही दीवारों में चमक भी आ जाती है। और रोचक बात तो यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 ही होता है। अब यहाँ पे हमें इसे एक अभिक्रिया के रूप में लिख कर दिया गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जमा कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ ही साथ जल जो कि वाष्पीकृत हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इनकी जो है वो स्टेट्स यानी कि कैसी अवस्था है पदार्थ की वो भी दी गई है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि जल में आपने भुजा हुआ चूना मिलाया था, सॉरी बिना भुजा हुआ चूना मिलाया था, आपने क्या किया था, आपने कैल्शियम ऑक्साइड में जल को मिलाया था, तो हमारे पास जो है वो ये बना था। तो ये कैसा, इसकी जो अवस्था है वो कैसी है, एक्वस है, तो AQ हमने लिखा है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे हमें बोला गया है कोयले का दहन, तो कार्बन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो हमारे पास बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास एक और यहाँ पे अभिक्रिया दी गई है जिसमें हमें क्या बोला है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हमारे पास जल का निर्माण होता है। सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ यानी तत्व या यौगिक जैसे एलिमेंट या कंपाउंड संयोग करते हैं तो एकल पदार्थ का निर्माण जब वो करेंगे तो ऐसी अभिक्रिया को ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा भी आ जाती है, इसमें हम क्या बोलेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ और चीज भी देखी थी। हमने क्या देखा था कि जब हमने अभिक्रिया यानी क्रियाकलाप 1.1.4 हमने किया तो वहां पे ऊष्मा उत्पन्न हुई थी कैल्शियम ऑक्साइड, और जल के बाद जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था तो उसके साथ साथ ही हमारे पास क्या बना था, और साथ में हमारे पास यहाँ पे ऊष्मा भी निकली थी। तो अब ऐसे जो हमारे पास कुछ वो होते हैं, अभिक्रियाएं होती है जिसमें ऊष्मा भी निकलती है, उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उत्पाद ये है, इसके निर्माण के उत्पाद ये है, इसके निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलेगी, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहा जाता है। तो एक्सोथर्मिक से आपने याद रखना है और ऊष्माक्षेपी आपको नाम याद रखने होंगे। ठीक है, अब ऊष्माक्षेपी के हमारे पास यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं। जैसे हमें क्या कहा गया है, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस हमारे पास कौन सी है, ये होती है प्राकृतिक गैस, जिसे मीथेन भी कहा जाता है। इसे जो है वो मीथेन यानी कि इसका नाम होता है मीथेन, ये हम आगे सीखेंगे अध्याय 4 जब हमारे पास आ जाएगा तब। CH4 जिसे प्राकृतिक गैस भी कहते हैं, जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा जो है वो हमारे पास निष्कासित होती है। और जहां पर भी ऊर्जा का निष्कासन आपके पास किसी भी प्रकार से हो रहा हो, मतलब वो आपके पास प्रकाश के रूप में निकल रही हो या ऊष्मा के रूप में निकल रही हो, वो हमेशा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही कहलाती है। ठीक है, अब आगे हमें कहा गया है कि क्या आप जानते हैं श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है बच्चा कि श्वसन क्या होता है। अब अधिकतर बच्चों को अभी तक यही पता होता है कि सांस लेना यानी ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना ही श्वसन है, पर नहीं, वो श्वास लेना होता है, श्वसन पूरा वो नहीं होता। श्वसन का मतलब होता है कि जो हम भोजन में, जो हम ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है और जो ऑक्सीजन हम क्या करते हैं शरीर के अंदर लेते हैं, यानी देखिए ये ग्लूकोज है, ये हमने भोजन से लिया है और ये ऑक्सीजन हमने श्वसन के वक्त जो है वो शरीर के अंदर ली थी। उन दोनों की वजह से हमारी कोशिका यानी सेल के अंदर जो है जो क्रियाएं होती है, विक्रियाएं होती है, उसकी वजह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनती है। यही ऊर्जा जो है वो हमारे शरीर को चलाने में यानी हमारे शरीर के सारे कार्य करने में हमारी मदद करती है। चलिए इसे पढ़ भी लेते हैं एक बार, क्या लिखा है यहाँ पे।
हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये जो यहाँ पर दिया गया है फॉर्मूला, ये ग्लूकोज का ही होता है, C6H12O6। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिका यानी सेल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ जो है वो मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। और इसी अभिक्रिया का एक विशेष नाम जो है वो श्वसन रखा गया है। इसे बहुत अच्छे से हमने अध्याय 6 में पढ़ना है दोबारा से, तो अभी हम इसे इतना ही समझेंगे, ठीक है। शाक सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी का ही उदाहरण होता है। यानी जो हम घर में खाद बनाते हैं बहुत सारे अपने छिलकों से, पशुओं के गोबर से, उसमें भी आपकी ऊर्जा निकलती है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे भी हम ऊष्माक्षेपी ही कहते हैं, ठीक है। और अब क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए जिसमें एकल पदार्थ के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हुई थी। हमने किया था अभी, इसमें हमारे पास क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड और जल, यही हमने लिया था। इसके साथ साथ क्या बना था हमारे पास? अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, हमारे पास बना था, यहाँ लिख लेते हैं इसको, हमारे पास बना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ ही साथ हमारे पास निकली थी ऊष्मा। तो ये कैसा प्रकार है? एक तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है और साथ ही साथ ये ऊष्माक्षेपी का भी उदाहरण हमारे पास रहेगा, ठीक है। आगे हमारे पास आता है बेटा वियोजन, या जिसे हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो देखिए अब नाम से ही पता चल रहा है, पहले हमने पढ़ा था संयोजन, अब हम पढ़ रहे हैं वियोजन, मतलब इसका उल्टा होता है। पहले हमने क्या कहा था कि एक के साथ एक मिलेगा, यानी दो या दो से ज्यादा मिलेंगे और एक का निर्माण करेंगे, यही कहा था। यहाँ पर इसका उल्टा हो जाता है, हम एक अभिकारक लेते हैं और उसे ऊष्मा देते हैं और वो टूट कर एक या एक से दो या दो से ज्यादा जो है वो क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है। तो ये जो है वो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। समझ आया आपको? जब हम दो या दो से अधिक अभिकारकों को मिलाकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं वो होती है संयोजन अभिक्रिया। लेकिन जब हम एक अभिकारक का उपयोग करके दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं वो होती है वियोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया होती है? वियोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पर हमारे पास इसके लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो चलिए उन्हें करते हैं। क्या इसमें हमें बोला गया है? हमें बोला है कि एक शुष्क क्वथक नली बिल्कुल सूखी, 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल आपने लेना है और उसके रंग पे ध्यान देना है। तो फेरस सल्फेट होता है बेटा FeSO4, ये होता है फेरस सल्फेट, जिसे आयरन सल्फेट भी कहा जाता है। उसको आपने क्वथक नली में गर्म करना है इस प्रकार से, और अपने बाद में देखना है गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग में क्या प्रभाव पड़ा। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो बन जाएगा Fe2O3 जमा सल्फर डाइऑक्साइड जमा सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तीन जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या बनते हैं? उत्पाद तैयार होते हैं। और ये एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये जो है वो पहले हरा रंग का होता है और बाद में ये कैसा हो जाता है? भूरे रंग का हो जाता है। तो आगे हम इसे पढ़ते हैं, इसमें हमें क्या क्या दे रखा है। अब यहाँ पर हमारे पास उदाहरण दिया है किसका? वियोजन अभिक्रिया का, जो मैंने आपको पीछे लिखकर बताया। ये है फेरस सल्फेट FeSO4। इसमें हम ऊष्मा का प्रयोग करते हैं, मतलब ऊष्मा के उपयोग से हम इसे छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं। हमारे पास बनेगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट के हरे रंग का परिवर्तन यहाँ पर हो जाता है? मैंने आपको बताया कि ये फेरस सल्फेट है वो कैसा होता है? हरे रंग का होता है। और सल्फर का दहन होता है क्योंकि FeSO4 है, तो उसकी वजह से हमें एक विशिष्ट गंध भी सूंघने को यहाँ पर मिलती है। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है और यह एक वियोजन अभिक्रिया है, मतलब जिसमें एक आपके पास जो है वो अभिकारक या अभिकर्मक टूटकर बहुत सारे छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करेगा, उसे ही हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे।
गर्म करने पर फेरस सल्फेट, इसका पूरा फॉर्मूला ये होता है कि ये सल्फेट के क्रिस्टल हैं, तो क्रिस्टल में आपका पानी जरूर होता है, तो यहाँ पर 7H2O जो है वो हमारे पास जल भी उपस्थित है। कितना? 7H2 का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 हमारे पास बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस होता है, लेकिन ये दोनों हमारे पास कैसी होती हैं? ये दोनों हमारे पास गैसेस होती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे हमारे पास क्या दे रखा है कि ऊष्मा देने वाले कैल्शियम कार्बोनेट, हमारे पास एक अगला उदाहरण यहाँ पर दिया गया है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का था। अगर आपको याद हो तो हमने पीछे संयोजन अभिक्रिया में भी कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर का नाम सुना था, जहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड के जुड़ने से हमारे पास ये पदार्थ तैयार हुआ था। अब इसका वियोजन हमें यहाँ पर बताया गया है। तो क्या कहा गया है कि ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है और एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसका उपयोग बहुत सारे कहाँ उद्योगों में होता है, जिसके लिए जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये है बिना बुझा हुआ चूना, और इसका उपयोग कहाँ होता है बेटा? इसका उपयोग होता है सीमेंट के निर्माण में। किसके निर्माण में होता है? सीमेंट के निर्माण में। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो उत्पाद या यौगिक हम इसे कहेंगे। एक हमारे पास यहाँ और उदाहरण दिया गया है जिसमें क्या कहा गया है कि क्वथक नली में आपने 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेना है। ये है लेड नाइट्रेट, इसको हम कहते हैं, कैसे पढ़ेंगे इसको हम? PbNO3 टॉइस, PbNO3, और क्योंकि ब्रैकेट में दोनों के लिए है ये दो, तो इसको हम टॉइस कहेंगे। इसको हमने चिमटे की सहायता से यहाँ पर पकड़ना है और इसे बर्नर के ऊपर गर्म करना है। हम क्या देखते हैं, क्योंकि ये भी वियोजन ही अभिक्रिया का उदाहरण है, तो तापन से यानी इस ऊष्मा से हमारे पास तैयार होता है लेड ऑक्साइड, साथ ही साथ एक गैस निकलती है जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन गैस। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है ये हमारे पास कैसे निकलती है? ये निकलती है इस ब्राउन कलर यानी भूरे रंग के साथ। इसमें हमारे पास जो है वो इसका उत्सर्जन होता है। कैसे? भूरे रंग, देखिए यहाँ लिखा है भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे पास आ जाता है, क्योंकि आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें इस जो ये अभिक्रिया है उसमें कौन सी गैस है जो कि भूरे रंग का धुआं जो है वो उत्सर्जित करती है? तो वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब लेड नाइट्रेट को क्वथक नली में जो है वो गर्म किया जाता है तब। ये हमारे पास कुछ उदाहरण थे अपघटन अभिक्रिया के यानी वियोजन अभिक्रिया के। अब हम कुछ और उदाहरण देखेंगे आगे हमारे पास क्या क्या दिए गए हैं। चलिए अब अगले उदाहरण को देखते हैं। हमारे पास वियोजन अभिक्रिया में कुछ और उदाहरण भी है। अभी हमने जो उदाहरण बेटा देखे वो थे हमारे पास ऊष्मा या तापन से, मतलब हमने वहां पर आग का उपयोग किया था, हमने उन्हें गर्म किया था। इसके साथ साथ ही जब भी हम किसी चीज का अपघटन करते हैं, उसे बहुत सारे छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं, तो हम ऊष्मा के साथ साथ वहां पर बिजली यानी विद्युत का उपयोग भी कर सकते हैं और सूर्य के प्रकाश का उपयोग भी कर सकते हैं। तो वो हम यहाँ इन उदाहरणों से समझेंगे। तो देखिए हमारे पास एक उदाहरण दिया गया है कि एक प्लास्टिक का मग आपने लेना है और उसके अंदर आपने इस तरीके से 2 छेद कर देने हैं। उन 2 छेदों को आपने बंद करना है और वहां से परख नलियों को डालना है। उनके अंदर आपको डालने हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या है? इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड जो है वो जैसे हमारे बल्ब में बल्ब नहीं, सेल में होते हैं टर्मिनल जमा और माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, वैसे ही ये काम करते हैं। ठीक है, जिन्हें हम एनोड और कैथोड कहते हैं। उसके साथ साथ ही हमें यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी लगानी है और इसमें से विद्युत को प्रवाहित करना है। थोड़े समय के बाद हम क्या देखते हैं कि इन दोनों परख नलियों में क्या हो जाता है, हमारे पास जो इनमें जगह खाली थी वहां पर गैस भर जाती है। लेकिन दोनों ही गैसों में आपको कुछ अंतर दिखाई देगा। हाइड्रोजन वाली परख नली में ज्यादा जगह है और ऑक्सीजन वाली में कम जगह। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से ज्यादा है, जो कि हम जल में वैसे भी देखते हैं। क्या होता है हमारे पास जल का फॉर्मूला? H2O, मतलब हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से दुगनी हमारे पास हमेशा उपस्थित होती है। अब कौन सी गैस कौन से वाले इलेक्ट्रोड पर निकलती है वो आपको याद करना पड़ेगा। वैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों एक साथ होते हैं तो हमेशा ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से
जो अणु होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन्हें लेता है। परमाणु के अणु ही कहते हैं, तो वो लेता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली लेता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जब लेगा तो यहाँ पर H पॉजिटिव, क्योंकि उसने दिए हैं और ऑक्सीजन ने लिए हैं, तो माइनस रहेगा हमारे पास इधर, जिसकी वजह से अब जैसे हमने कहा कैथोड और एनोड, तो इन्हें इंग्लिश में हम ऐसे लिखते हैं ना, कैथोड और एनोड, सी और ए, और इन्हें भी क्या कहा जाता है, जो प्लस होता है, प्लस वाला जो हमारा आयन होता है उसे हम कहते हैं केटायन, और जो माइनस वाला होता है उसे हम कहते हैं एनायन। तो हमेशा आपने एक चीज याद रखनी है कि एक रूल होता है कि सी सी हमेशा साथ रहते हैं और ए हमेशा साथ रहते हैं, मतलब जो केटायन है वो हमेशा कैथोड पर ही जाएगा। तो देखिए इसमें से केटायन कौन सा है, केटायन है ये जमा वाला, तो ये कहाँ जाएगा, कैथोड पर। तो देखते हैं कैथोड पर कौन है, हाइड्रोजन, बिल्कुल सही। अब एनोड पे आएगा एनायन, और एनायन मतलब माइनस वाला, तो एनोड पे कौन है, ऑक्सीजन। तो उस हिसाब से आपको याद रखने में इसको आसानी भी रहेगी, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, पर आपको आगे चलकर अगले चैप्टर्स में भी इससे काफी मदद रहती है। अच्छा, इसमें एक और बात कि ये जो हमने यहाँ पर ये मिक्सचर बनाया है जिसमें हमने पानी डाला है, उसमें हम थोड़ी सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो है वो बूंदे भी डालते हैं। यहाँ पर लिखा भी है आपके पास तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, या मतलब H2SO4 HCl कुछ भी डाल सकते हो आप। ये इसलिए डालते हैं ताकि आपकी बिजली का प्रवाह जो है वो बहुत अच्छे से हो सके, क्योंकि ये जो है वो पानी की जो कंडक्टिविटी होती है उसको बढ़ाता है एसिड, इसीलिए इसको डाला जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये हमारे पास एक यहाँ पर वो था, क्रियाकलाप था जिसमें हमने विद्युत का उपयोग किया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिखना है आपने इसको, जैसे ये लिखा H2O, इसके ऊपर आपने लिखना है विद्युत। अब हमारे पास बन जाएगा H2 जमा O2, जो कि दोनों ही गैसेस है, तो यहाँ पर आप Gg लिख लीजिएगा और इधर लिक्विड। ये हमारे पास इसकी जो है वो बनती है, रासायनिक समीकरण हमारे पास इसका तैयार होता है। अगला है हमारे पास सूर्य का प्रकाश। तो देखते हैं सूर्य के प्रकाश में हमें क्या बोला गया है। सूर्य के प्रकाश में हमें कहा गया है कि आपने क्या लेना है, एक चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड का लेना है और उसका रंग देखना है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है वो कैसा होता है बेटा, श्वेत रंग, सफेद कलर उसका होता है। इसको थोड़ी देर हमने सूर्य के प्रकाश में रखना है, तो हम क्या देखेंगे कि इसका जो सफेद रंग है वो कैसा हो जाता है, धूसर यानी ग्रे कलर का हो जाता है, जैसे ये यहाँ पे दिखाया गया है हमारे को। अब ये क्यों होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड जो है वो उसका वियोजन हो जाता है, वो टूट जाता है, और सिल्वर और क्लोराइड जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। क्लोराइड तो गैस है तो वो बाहर निकल जाएगा, और ये जो सिल्वर है इसका कलर कैसा हो जाएगा, धूसर, ये हमें दिखाई देगा। सेम हमारे पास ये अभिक्रिया भी ऐसी ही है, इसमें हमने क्लोराइड की जगह यहाँ पर ब्रोमाइड ले रखा है। आपको पता नहीं होगा शायद, पर ये याद रखना कि जो क्लोरीन होता है और जो ब्रोमीन, वो आपका जो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल होता है उसमें एक ही फैमिली में होते हैं, तो इनका जो बिहेवियर जो बेसिकली होता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है, इसीलिए दोनों सूर्य के प्रकाश में जो है वो सिल्वर से अलग हो जाते हैं, ठीक है, और दोनों गैसेस बन के बाहर निकल जाते हैं। तो ये अभिक्रिया भी बिल्कुल ऐसी ही है, और इसका उपयोग जो है वो हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी, यानी जिसे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कहते हैं, उसमें किया जाता है। अब आपको पता चल गया कि किस प्रकार की ऊर्जा में हमने ये वियोजन अभिक्रिया की है, तो ये हमने की है सूर्य के प्रकाश में। इससे ऊपर वाली जो थी वो हमने किसके मदद से करी थी, वो करी थी हमने विद्युत की मदद से, और उससे पहले वाली सारी अभिक्रियाएं हमने देखी थी ऊष्मा और तापन की मदद से। चलिए अगली अभिक्रिया देखते हैं, पर उससे पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ दिया गया है। क्या कहा गया है कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत की आवश्यकता होती है। अभी हमने पीछे जितनी भी अभिक्रियाएं देखी उसमें हमने ये चीज तो नोटिस करी कि यहाँ पर अभिकारकों को तोड़ने के लिए हम ऊष्मा डाल रहे हैं या प्रकाश डाल रहे हैं, या जैसे हमने जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए विद्युत का उपयोग किया था। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा पहले डाली जाती है अभिकारक के साथ, यानी जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्रियाकलाप दिया गया है जिसमें हमें कुछ कहा गया है। क्या कहा है कि आपने एक परख नली में लगभग 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखते हैं बेटा हम, BaOH
टॉइस, ये होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड। साथ में हमने लेना है इसमें अमोनियम क्लोराइड, तो ये होता है आपका अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl। अब आप जब इस अभिक्रिया को करके देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि आपको कैसा महसूस होता है जब आप परत नली के निचले सिरे को छूते हैं। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, और इसमें जब आपके पास ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी तो उत्पाद बनने के साथ साथ आपका जो तापमान होता है वो बहुत ही नीचे गिर जाता है, क्योंकि ऊष्मा को पहले ही अवशोषित कर लिया गया है। जैसे ऊष्माक्षेपी में हमारे पास अलग था, वहां पे ऊर्जा निकलती थी, यहाँ पर ऊर्जा पहले अवशोषित हो जाती है और बाद में तापमान गिर जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर उत्पाद क्या बनेंगे, बनेंगे बेरियम क्लोराइड जमा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से हमारे पास इसके उत्पाद होंगे। चलिए अब प्रश्न हम किसी और सीरीज में करेंगे, इसके लिए मैं अलग वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी। पहले हम करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन का मतलब होता है कि कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसकी जगह से हटा देता है। तो इस क्रियाकलाप को पढ़ते हैं। इसमें हमें क्या कहा गया है कि आपने लोहे की कील लेनी है, उससे आपने एक कॉपर सल्फेट का, ये होता है कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4, उसमें कॉपर सल्फेट का आपने पानी में घोल बनाना है और उसके अंदर डाल देना है। कुछ समय के बाद आप क्या देखेंगे बेटा, इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा ये जो नीले रंग का ये जो सॉल्यूशन था ये धीरे धीरे अपना रंग बदल रहा है। तो ये कैसे होता है उसके लिए हमें अभिक्रिया देखनी है। पहले आपने इसका चित्र ध्यान से देख लेना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये वाला टॉपिक, और ये आपको बहुत बार पूछा जाता है, जिसमें आपको पूछा जाता है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम डालते हैं तो क्या होता है। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। ये चित्र देख लीजिए ध्यान से। अब इसके बाद हम इसकी आगे अभिक्रिया करते हैं कि क्या इसमें हमें कहा गया है। देखिए यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि ये पहले लोहे की कील थी, और जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से हमने वो निकाली, उसके विलयन में से जब हमने बाहर निकाला उसको, तो उसका रंग इस तरीके से हो गया। और ये अभिक्रिया में पहला मिश्रण था हमारे पास जो कि नीले रंग का था, हमने देखा था, और बाद में उसका रंग कुछ इस तरीके का, यानी कुछ हरा हरा रंग हो गया, या थोड़ा अलग चेंज हो गया उसका कलर। तो देखो हमारे पास ये अभिक्रिया यहाँ पर होती है। Fe मतलब आयरन यानी लोहे की कील, ये कॉपर सल्फेट मैंने आपको बताया था, ये कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है। अब इसके लिए बेटा हमें जो धातुएं होती है उनकी अभिक्रिया की एक हमारे पास सारणी होती है, जिसे हम रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। तो उसके हिसाब से जो है वो ये हमें याद करना पड़ता है कि कौन सी वाली जो धातु है वो दूसरी धातु से ज्यादा अभिक्रियाशील होती है। वो मैं आपको इसके अंदर अटैच कर दूंगी कि कैसी होती है, वो हमारे पास आपकी किताब में वो दी गई है। आपका जो 3rd चैप्टर है इस बुक का, उसमें आपके पास वो धातुओं वाली सारणी वहां पर दी है। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या हो जाता है, क्योंकि ये जो आयरन है ये कॉपर सल्फेट से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो ये इसको इसके विलयन में से हटा देता है और क्या बना देता है यहाँ पर आयरन सल्फेट, जो कि है FeSO4, और कॉपर जो है वो यहाँ पे हमारे पास लोहे की कील के ऊपर जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो क्या हुआ, इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। आप ऐसा भी बोल सकते हो, अगर आपको विस्थापन अभिक्रिया की ही परिभाषा लिखनी है, कि जब एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके विलयन में से विस्थापित कर देता है, तो उसे ही हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर आपके पास इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट का है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर, ये पहले नीला होता है और बाद में सफेद बन जाता है। यहाँ पे है लेड और कॉपर क्लोराइड और बन जाता है लेड क्लोराइड, और यहाँ पे हमारे पास कॉपर बन जाता है। तो क्या लिखा गया है कि जिंक और जो लेड है, जैसे यहाँ पर है ये जिंक है ये लेड है, दोनों ही अधिक अभिक्रियाशील तत्व हैं। तो वो क्या करते हैं, कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। चलिए ये हमारे पास थी विस्थापन अभिक्रिया। अब हम देखेंगे द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ये भी हमारे पास बिल्कुल ऐसी ही होती है, पर इसमें कोई एक तत्व विस्थापित नहीं होता, बल्कि दोनों ही तत्व विस्थापित होते हैं। जैसे इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए जैसे हमने यहाँ ले लिया ये सोडियम सल्फेट जमा बेरियम क्लोराइड। तो उस हिसाब से ये जो मेरा
सोडियम है ये A हुआ, सल्फेट B हुआ, जमा बेरियम जो है वो C है और क्लोराइड जो है वो D है। अब मेरे पास यहाँ पर किस प्रकार से उत्पाद तैयार होंगे? A जो है वो B के साथ तैयार हो जाएगा। कौन तैयार हो जाएगा? A B के साथ आ जाएगा। जैसे आप यहाँ लिखेंगे A जो है वो D के साथ आ जाएगा, B के साथ नहीं। A जो है वो D के साथ आ जाएगा तो बन जाएगा AD, जमा C जो है वो B के साथ आ जाएगा और बन जाएगा CB। अब इनको ही हम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर। अब बनेगा, मैंने बोला A जो है वो D के साथ जाएगा तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा नमक का फॉर्मूला होता है, जमा बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ आ जाएगा और बन जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4। ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर। तो ये होती है बेटा द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब यहाँ देखते हैं, हमारे पास क्रियाकलाप में भी यही उदाहरण दिया गया है। मैंने इसीलिए ये लिया ताकि आप इसे अच्छे से समझ सके। एक परख नली में आपने 3 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट लेना है, ये है आपका सोडियम सल्फेट, और एक अन्य परख नली में आपने 3 मिलीलीटर ही बेरियम क्लोराइड लेना है, ये है आपका बेरियम क्लोराइड। अब इन दोनों को आपने मिला देना है और फिर हम क्या देखेंगे, अब उसके बाद हमारे पास जो अभिक्रिया मैंने आपको लिखकर बताई वो यहाँ पर हो जाती है। ये देखिए, अब आपको क्या कहा गया है कि आप देखते हैं कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो कि जल में अविलेय होता है, इसीलिए इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहा जाता है, और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है इसी में साथ साथ ही हमारी अवक्षेपण अभिक्रिया भी होती है। मतलब एक ऐसा पदार्थ जो बनेगा जब भी आपकी परख नली में, तो वो हमेशा नीचे आपके पास बैठा रहता है, घुलेगा नहीं वो, और जो घुलता नहीं है वो क्या होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं, और उस अभिक्रिया को अवक्षेपण। अगर आप देखेंगे तो यही वाली अभिक्रिया हमारे पास कौन सी अभिक्रिया होती है, द्विविस्थापन भी होती है, क्योंकि इसमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान भी होता है। तो आपने इसी अभिक्रिया में ये दोनों लिखनी है, मतलब ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी है और ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। और इसमें जो बेरियम सल्फेट होता है बेटा, वो ही आपका अवक्षेप होता है, उसको हम इस तरीके के एरो से दर्शाते हैं, मतलब ये बच गया है आपकी परख नली में। जैसे हम गैस के लिए ऐसे एरो लगाते हैं, वैसे ही हम अवक्षेप के लिए इस प्रकार से नीचे की तरफ को एरो लगाते हैं, ताकि हम बता सके कि ये जो है वो क्या बच गया है, अवक्षेप बच गया है हमारे पास। अब आपको ध्यान होगा, जब हमने ये अध्याय शुरू किया था तो मैंने आपको एक उदाहरण लिख के बताया था, कौन सा, लेड नाइट्रेट वाला और पोटेशियम आयोडाइड। अब हम उसे दोबारा से कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, लेड नाइट्रेट जमा पोटेशियम आयोडाइड। अब यहां पर भी हमारे पास क्या होता है, जब अभिक्रिया होती है तो बन जाता है लेड आयोडाइड जमा पोटेशियम नाइट्रेट, जिसमें बेटा जो आपका लेड आयोडाइड होता है ये क्या होता है, ये हमारे पास अवक्षेप होता है। तो इसमें हम इस तरीके से नीचे को एरो लगा देते हैं। और ये कौन से रंग का अवक्षेप होता है, ये होता है पीले रंग का। कैसा, पीला। इसको आपने ध्यान रखना है कि इसका रंग पीला होता है, जिससे आपको अभी यहाँ पर ऊपर क्या बताया गया था कि श्वेत रंग के अवक्षेप का निर्माण होता है, वैसे ही हमारे पास इस अभिक्रिया में जो है वो पीले रंग के अवक्षेप का निर्माण होता है। तो ये थी आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इससे आगे उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनके पढ़ने के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब